नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि लगातार कानून में के होते हुए भी पेंडेंसी ऑफ केसेस लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। आपराधिक मामले कैसे कम हो सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर से फोन करके आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जस्टिस ए.के. अवस्थी हैं, लखनऊ स्टूडियो से आप पूर्व जिला जज हैं, और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ पूर्व जिला जज डी.एन. श्रीवास्तव साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। डी.एन. सर, शुरुआत में आप से करूंगा कि ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसके बावजूद भी पेंडेंसी ऑफ केसेस लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर क्यों? देखिए, क्रिमिनल केसेस की पेंडेंसी का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें दोनों तरह के मुकदमे हैं। पेटी ऑफेंसेस भी हैं, आईपीसी के हैं, हीनियस ऑफेंसेस के हैं। 1968 के पहले पेटी ऑफेंसेस ये एसडीएम देखते थे और आईपीसी के मुकदमे सेशन ट्रायल पर एडीजे रैंक में आता था। अब ये करीब 3 करोड़ मुकदमों की संख्या जो बताई जाती है कि पेंडेंसी क्रिमिनल केसेस की है, इनमें अगर देखा जाए तो 1 करोड़ के करीब करीब पेटी ऑफेंसेस होंगे। तो मेरी राय में अगर इनको अलग कर दिया जाए, अभी भी केवल रेगुलर कोर्ट्स केवल आईपीसी के मुकदमे सुने, तो पेंडेंसी पर नियंत्रण, उन पर ट्रायल में एक्सपेडिशियस ट्रायल भी हो सकता है और वो मुकदमे सुनवाई के लिए आ भी सकते हैं। अभी तक ज्यादातर मुकदमे मजिस्ट्रेट कोर्ट का समय पेटी मुकदमों को सुनने में चला जाता है। जो समय बचता है उसमें फिर जमानत के लिए चला जाता है। तो एविडेंस रिकॉर्ड करना, ट्रायल कंक्लूड करना, इसके लिए कोर्ट को समय नहीं मिल पाता है। ठीक है। जस्टिस अवस्थी, आपके पास मांगूंगा कि भाई स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट के तहत कहा जाता है कि भाई स्पीडी ट्रायल लेना आपका अधिकार है, लेकिन ट्रायल भी लोगों का प्रॉपर नहीं हो पाता। इस बीच में दिक्कत आप कहां देखते हैं? हाँ, ट्रायल में एक्चुअली उसके पहले चार्ज बनता है जी, और चार्ज बनने के बाद ही ट्रायल शुरू होता है जी। लेकिन आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन में जो समय लगता है उस दौरान बहुत से लोग जेल में रहते हैं जी। और जो अंडर ट्रायल्स हमारे जेल में रहते हैं, उनको उचित विधिक कानूनी सहायता मिलने की बात भी आती है। और कभी ये भी देखा गया है कि जितनी सजा अपराध के लिए हो सकती है, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा लोग जेल में रहे जी। तो जब वो, तो इसके लिए ये हुआ कि अब धारा 436A जोड़ी गई है सीआरपीसी में जी। उसमें कहा गया है कि जो 7 साल तक की सजा वाले अपराध हैं, उसमें अगर किसी ने आधी सजा को काट लिया है तो उसे जमानत दे दी जाए, और उसे जमानत अगर मिल जाएगी तो वो अपना मुकदमा जो है लीगल हेल्प लेकर के वो आसानी से तैयार करा सकेगा और उसे लड़ सकेगा। जी, ठीक है सर, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे दर्शक अनिल जुड़ चुके हैं हम तक गोरखपुर से। अनिल, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आप तक आवाज पहुंचे नहीं हमारी? सर, हत्या के मुकदमे में फर्जी तरीके से फंसा दिया गया है जी, और इसमें हम फाइल सीडी के तौर पर आपके पास पहले भेजी हुई है, लेकिन सर अभी तक आपके पास कोई जवाब मिल नहीं पाया। ठीक है अनिल। सर, मैं आप ही के पास आऊंगा श्रीवास्तव सर कि इनको हत्या के मुकदमे फर्जी तरीके से फंसा दिया गया है, तो कैसे ही अपना पक्ष सामने रख सकते हैं? हत्या के मुकदमे जी, हत्या के मुकदमे में यदि आपको फंसा दिया गया है तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके मुकदमे में जो विवेचना चल रही है उसमें जो बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं उसमें आपका पक्ष भी सुना गया है कि नहीं सुना गया है। और उसके बाद जो है, अगर आपको लगता है कि मुकदमा फर्जी है तो आप हाई कोर्ट में
याचिका भी दाखिल करके प्रथम सूचना रिपोर्ट को भी निरस्त कराने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जी, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR को, अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत लिखाई गई है, ठीक, उसको चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं FIR को भी। ठीक है सर। जो मैं इससे पहले जो हम लोग बात करते थे कि स्पीडी ट्रायल को एक अपना राइट कहा जाता है, लेकिन ट्रायल भी ढंग से, क्रिमिनल ट्रायल भी ढंग से नहीं हो पाते, तो इस बीच में दिक्कत कहाँ आती है? प्रोसीजरल कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पर कोई प्रॉब्लम आती है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब इस समय पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम कम मिलता है, और जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है उसमें विवेचना, अगर मुलजिम जमानत पर आ गया और तो उसमें वो विवेचना स्लो हो जाती है। विवेचना के बाद वो फाइल में जाता है सर्किल ऑफिसर के पास, वहाँ वो पड़ी रहती है, वहाँ से प्रोसिक्यूशन में जाता है, वहाँ फाइल पड़ी रहती है, फिर जाके चार्जशीट लगती है सालों बाद। चार्जशीट जो है जब कोर्ट में आती है तो वहाँ चूँकि ह्यूज पेंडेंसी है, इसलिए उसकी सुनवाई का मैटर ही बहुत देर में न्यायालय के समक्ष आता है। जी, इसलिए जो है सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जी, जल्द से जल्द आपराधिक मुकदमों में बयान रिकॉर्ड कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कार्रवाई आगे बढ़ सके। ठीक है सर, वापस मैं लौटूंगा। इस वक्त हमीरपुर से रमित कुमार हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रमित, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? रमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलो रमित, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ आपको जल्द कॉल जाएगा, बेहतर सहायता इस बारे में आपको आपकी जरूर की जाएगी। दिस इज श्रीवास्तव, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भाई जो डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस में जो डिले होता है उसके कॉजेज क्या देखते हैं आप? सबसे बड़ा कॉज तो ये है कि जो विटनेसेस नहीं टर्न अप होते हैं जी, और ख़ास तौर से पुलिस विटनेसेस या फॉर्मल विटनेसेस जिसमें कहते हैं, जैसे डॉक्टर ने इंजरी रिपोर्ट तैयार की या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट लगाई, जी, वो अपीयर नहीं होते हैं। जी। विटनेसेस को संबंध तामील करने के लिए, सर्व करने के लिए जो एजेंसी है वो पुलिस है। जी। पुलिस के पास क्रिमिनल केसेस को, विटनेसेस को प्रोड्यूस करने की प्रायोरिटी वो सबसे निचले स्तर पर चली गई है, और कोई भी सम्मन प्रॉपर तरीके से तामील होकर मैं गवाह नहीं आता है। जिसमें मुद्दई खुद इंटरेस्टेड है उसमें तो वह गवाह ले आता है, लेकिन जिसमें पुलिस को गवाह पेश करने की जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी पुलिस तमाम कारणों से उसका निर्वहन नहीं कर पा रही है। इसलिए साक्ष्य के अभाव में जी, साक्षी नहीं परीक्षित हो पाते हैं, जी। ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाता ठीक है। है। जस्टिस अवस्थी, क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस किया जा सके? अगर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग रिफॉर्म कर देते हैं तो? हाँ जी, एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन जो है, आप देखिए अमेरिका में और भारत में अंतर है। जी, अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो पुलिस एजेंसी में एक अलग विंग है। हमारे यहाँ लैंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन दोनों एक साथ चलते हैं, जी, वहाँ अलग अलग है। आपको ध्यान होगा कि केनेथ स्टार ने इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया था कि क्लिंटन को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। जी, और हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है एक्चुअली मतलब पुलिस अथॉरिटीज का जो होता है और प्रोसिक्यूशन का भी, दोनों का कंट्रोल होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी, तो हमारे यहाँ जरूरत यह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रोसिक्यूशन एजेंसी से अलग रखा जाए। जी, इस बात के लिए हमारी हाई कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमारे यहाँ जो डीजी प्रोसिक्यूशन है वो सीनियर आईपीएस ही है, जो नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है सर। इस वक्त बलिया से राकेश कुमार हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। राकेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, एक जैसे कि एसपी थे यहाँ के बलिया के, पूर्व एसपी राजू बाबू सिंह जी, हमें जो है फर्जी एक केस में फंसा दिया था। जी, जो है जबरदस्ती जो है गलत चार्जशीट न्यायालय भेज दिए। जी, तो मैं आगे का विकल्प क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, जस्टिस श्रीवास्तव आपके पास में आऊंगा सर। देखिए, फर्जी मुकदमा आप बता रहे हैं कि ये फर्जी है जी, तो इसके लिए आपको, अगर आपके पास सबूत है तो आप इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्वैश करा सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जाकर।
बाहर कर सकता है जी। या आपके मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा सकता है जी। तो आपके पास दोनों आप विकल्प हैं। आप उच्चाधिकारियों से भी बात कर सकते हैं, आप उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। ठीक है। राजेश कुमार जो बातें कही हैं जैसे श्रीवास्तव ने, उनको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो वापस आप हम तक जुड़ सकते हैं बेहतर कानूनी सहायता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। जस्टिस अवस्थी, आपके पास मैं आऊँगा कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में रिफॉर्म्स की बात की, अब और क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को घटाया जा सके? जी, हमारे यहाँ 2-3 बातें हैं। एक तो जजेस की संख्या हमारे यहाँ बहुत कम है, मतलब पॉपुलेशन और जज का रेशियो जो है हमारे यहाँ एक्चुअली 20 और 1 आइडियल होना चाहिए। हाँ, जी। लेकिन अंतर ये बहुत ज़्यादा है। जी। दूसरे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कानून हैं जी। जो आर्कैइक हो गए हैं, जिनकी कोई मान्यता नहीं है। हम एग्जाम्पल देते हैं, आपने देखा होगा कि हर डॉक्टर अपनी गाड़ी पर रेड क्रॉस का निशान लगाता है। जी। इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटीज एक्ट है और केवल रेड क्रॉस का मेंबर जो है वही इस निशान का प्रयोग कर सकता है। अगर कोई जो रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर नहीं है वो इस निशान का प्रयोग करता है तो उसके लिए भी 7 दिन की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। ये एक्ट 1870 का है। अब आप देखिए कि उस एक्ट का मतलब जो है कोई देखा जाए उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंस्टीट्यूट बुक के ऊपर चला रहा है। तो ऐसे ही जो बहुत सारे पुराने कानून हैं उनको ख़त्म करने की आवश्यकता है। जी। एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ प्रोसीजरल जो है रैंगल्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अपील का हम समझते हैं प्रोविज़न 2 या 2 से अधिक जो है वो बहुत अधिक है। एक अपील बहुत ज़्यादा है। रिवीजन भी कम कर देने चाहिए और लोग रिवीजन भी करते हैं, हाई कोर्ट भी चले जाते हैं। तो कुछ प्रोसीजर में हमारे यहाँ चेंज करने की जरूरत है कि जैसे अपराधों की गंभीरता को देखते हुए हम कुछ रेमेडीज को कम कर दें और कुछ मामलों में हम जो छोटे अदालतों के निर्णय हैं उनको अंतिम स्वरूप प्रदान कर दें। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं। दूसरा एक और आपको बताएं कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम है कि जहां 100 रुपए तक का मतलब जुर्माने के केसेस हैं या ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं तो उसमें पुलिस कमिश्नर को ही पावर दिया सकती है कि मामला कोर्ट में ना जाए। जैसे अब धारा 13 सार्वजनिक दूत अधिनियम के मामले हैं, उसमें कई मतलब 20 मुलजिम हैं, बड़ी मोटी फाइल बनती है, उसकी नकलें बनती हैं, हाजिरी में आता है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, तो केस मतलब उनका आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे केसेस को पुलिस कमिश्नर को हम दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास वही आए जो अपराध थोड़े गंभीर हो और जिनमें अधिक सजा का प्रावधान हो। ठीक है। जैसे श्रीवास्तव, आपके पास मांगो कि क्या ये चीज सिर्फ मीडिया हमारा एनालिसिस है या फिर होता है कि उन केसेस को प्रायोरिटी दी जाती है जो कि मीडिया में सेंसेशन में हो या फिर मीडिया जिनको ज्यादा उठाती हो? हाँ, ऐसा बहुत हम देखने को मिल रहा है कि जिस मामले में सोशल आउटरीच ज्यादा होता है, जिस मामले में मीडिया अटेंशन ज्यादा होता है, जिस मामले में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है, उन केसेस के तरफ पुलिस का भी ध्यान जाता है, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो जाता है, ट्रायल में वही पुलिस ऑफिसर्स विटनेसेस को ले आकर एग्जामिन करा देते हैं, वो कंप्लीट ट्रायल हो जाता है, उसके बाद उनका सेंटेंस भी हो जाता है। आपने निर्भया केस में देखा 4 साल के अंदर फांसी की सजा हो गई। दूसरा आपने देखा आज ही के निकला है कि 95 में प्रभुनाथ सिंह का मर्डर केस चला, 2017 में जो है आज उनकी सजा हुई है, वो भी अभी सत्र न्यायालय की तरफ से। अभी जो है हाई कोर्ट वो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरी पॉलिटिकल लाइफ एंजॉय किया। तो इस तरह के केसेस जो गंभीर प्रकृति के हैं लेकिन जिनमें मीडिया ट्रायल में मीडिया हाइप है या पब्लिक आउटरीच है, सब जगह पब्लिक थोड़े पहुंच सकती है। इसलिए हमको ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हमारे न्यायालयों को अधिक से अधिक समय क्वालिटी केसेस को देने को मिले और एसडीएम रैंक के लोगों को और क्रिमिनल स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स को जितने पेटी ऑफेंसेस हैं ये रेगुलर कोर्ट से अलग करने को गंभीरता पूर्वक सरकार को विचार करना पड़ेगा। जी, ठीक है। जस्टिस अवस्थी, ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें जो डिले होता है उनके लिए कौन से फैक्टर्स को आप रेस्पॉन्सिबल मानते हैं? जी, हमारे यहाँ भी आप पता है कि कोर्ट एक्चुअली ना मजिस्ट्रेट और जज कोर्ट नहीं है। कोर्ट में लिटिगेंट है, लायर है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। जब तीनों में कोऑर्डिनेशन होता है तब काम आगे बढ़ता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ न्यायालय में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष रॉन्गडूअर होता है, जैसे फौजदारी के मामले में इसे हम अभियुक्त कहते हैं, और दीवानी के मामले में प्रतिवादी होता है। तो जो रॉन्गडूअर है उसका इंटरेस्ट होता है कि कार्रवाई लंबी चले, जल्दी निर्णय ना हो पाए,
और वो जो उसकी गलती है मतलब उसको खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसी तरह से वो वकील भी इंगेज करता है। तो सारी बातें हैं कि हमारे यहाँ एक तो वही बात है, ओवर बर्डन है कोर्ट्स। आप एक सीधी सी बात देखिए, आप एक आदमी से 2 आदमी का काम आसानी से ले सकते हैं लेकिन अगर आप एक आदमी से 20 आदमी का काम लेंगे तो वो एक आदमी का काम भी नहीं कर पाएगा। तो इस समय न्यायालयों का हाल ये है कि इतनी ओवर बर्डन है, इतनी उनकी लंबी काजलिस होती है कि सारे केसेस टेकअप करना आसान नहीं होता। वो खाली बस पुकार करने में और हाजिरी लगने में ही सारा समय निकल जाता है जी। तो हमारे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, सीधी सी बात है। और कानूनों की संख्या को घटाने की जरूरत है, कानून कम हो और प्रभावी हो। ठीक है, जैसे श्रीवास्तव जो दूसरे वकीलों में भी कहा है हमारे यहाँ कि भाई जिम्मेदारी जजेस की की संख्या भावना बेहद कम हमारे यहाँ पर है, तो जजेस की संख्या इतनी कम क्यों है? क्या पोटेंशियल लोग हमारे पास कम है या फिर कोई और जो प्रोसीजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहाँ पर मैटर करती हैं? नहीं, जजेस की संख्या कम होने का ये है कि हमारे यहाँ अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा जी। है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने जो स्टेटमेंट आया था कि एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ अभी हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में वो नहीं भरी जा सकी हैं। इसलिए ज़रूरत यह है कि लोक सेवा आयोग को जल्द से जल्द सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो पद अभी रिक्त हैं, अभी तो संख्या बढ़ाने की बात अलग है। इस समय उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में 160 माननीय न्यायमूर्तिगण की संख्या है, जबकि 80 लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आवश्यकता इस बात की है कि न्यायालयों में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है अभी उनको भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए कि बिना न्यायाधीश के मुकदमों का निस्तारण करा पाना बहुत ही मुश्किल कठिन काम है। इसलिए कोर्ट्स को संख्या बढ़ाने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को एक टाइम बाउंड शेड्यूल बनाकर रिक्रूटमेंट करके और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जी, सही कहा। जो शुरुआत में हमने बात की कि ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट ये भी कहा जाता है कि जस्टिस हरीड इज ऑल्सो जस्टिस बरीड। तो इनके बीच में बैलेंस कैसे बैठाया जाएगा अगर हम चाहते हैं कि जल्दी चीजें हों और ये भी चाहते हैं कि चीजों में देर ना हो? ये बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है कि मुकदमों को खत्म करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सारे मुकदमों में ये कह दिया जाए कोई गवाह नहीं आ रहा है इसलिए अपराध मुलजिम छोड़ दिए जाए या प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाए। बैलेंस ये बनाना है कि जो गवाह हमारे यहाँ आते हैं उनका एग्जामिनेशन हो और उनके एग्जामिनेशन होने के बाद ही मुकदमों को फैसल किया जाए। और दूसरे तरफ आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी जल्दी हम मुकदमों को फैसला करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी अलग रख दें। गवाहों को मुलजिम जो है किसी भी तरह से विन ओवर कर लेता है, वो गवाह नहीं आ पाते हैं और फिर ये हो कि मुकदमे खत्म कर दिए जाएं, वो भी नहीं हो सकता है। तो वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन दीज टू फैक्टर्स कि मुकदमों में सही निर्णय हो, पूरी प्रक्रिया के बाद हो और जल्दी जल्दी न्याय करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपराधी जो है वो छूट जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर पर्सपेक्टिव हमारे दर्शकों के सामने इस मामले में रखने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्प में फिलहाल सिर्फ इतना ही।